नहीं किया है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जरूर कहा कि जहां इनकम टैक्स रेट्स को और रैशनलाइज करने की जरूरत है, आम आदमी को राहत देने की जरूरत है, जिससे इकोनॉमी को भी एक बूस्टर डोज मिलेगा, क्योंकि फिर कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो सवाल पूछा था उस पर उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये एक मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद तो जगी है हेमंत, और खासतौर से जब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि बजट देखेंगे और वहां पर बड़े ऐलान हो सकते हैं, उसके बाद हम अगले रेट कट पर निर्णय लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस समय सरकार में सबसे ज्यादा बजट से पहले इसी बात की चर्चा हो रही कि क्या एक तोहफा मिलना चाहिए आम आदमी को। बिल्कुल, आप देखिए जब कॉर्पोरेट्स को तोहफा मिला तब से डिबेट हो गई कि कॉर्पोरेट टैक्स कट तो कर दिया भाई, आम आदमी को कैसे राहत दी जाएगी। और आम आदमी को राहत अगर बजट में दी जाती है, उनका आंसर बहुत अच्छा था, वन ऑफ द थिंग्स वी आर थिंकिंग ऑफ। तो बहुत सारी चीजें वो सोच रही हैं, उसमें से पर्सनल इनकम टैक्स पर जो सवाल पूछा गया उसके जवाब में उन्होंने ये कहा, तो होप यहां से बजट के लिए और बन जाएगी। और दूसरी बात जो आपने शुरुआत में सुनी वो सेस वाली, वो भी देखिए काम की बात है। हो सकता है आज सिगरेट शेयर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिले, लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिले। टाटा मोटर्स हो सकता है वैसा स्टॉक जिसमें थोड़ा प्रेशर हो, क्योंकि आपने ये सुना निर्मला सीतारमण जी से कि हो सकता है सेस कलेक्शन जो है वो बढ़ा दें सिगरेट पर और लग्जरी गाड़ियों पर, तो आईटीसी जैसे स्टॉक्स में थोड़ा दबाव बन सकता है। इसके ऊपर भी बाजार की नजर रहेगी। और ये सेस का इस्तेमाल जो है वो राज्यों को पैसा देने में किया जाएगा। और आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमें इस समय पैसे की जरूरत है, हमारा कुछ बकाया जो है वो केंद्र ने अभी तक दिया नहीं है। कैसे देखते हैं ये मामला भी कालरा साहब, अब लग रहा है सुलझेगा और सरकार ने इसका रास्ता ढूंढ निकाला है। ये सेस वाले मुद्दे को कैसे देखते हैं, कौन से स्टॉक्स पर असर पड़ेगा, और पर्सनल टैक्स कट की जो होप अब बजट के लिए बढ़ रही है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से हेमंत, पर्सनल टैक्स कट का जो होप है वो काफ़ी बजट तक काफ़ी ऑप्टिमिज्म में रखेगा, स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल्स को। तो जैसे कोलगेट हो गया, HUL हो गया, ऑटोमोबाइल हो गई, तो यहाँ पे एक आपको एक प्रीमियम मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मार्केट, क्योंकि एक होप रहेगा कि बजट में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। दूसरा, जहाँ तक सेस की बात है, मुझे लगता है कि वहाँ पे एब्सोल्यूट कलेक्शंस जब आपकी नीचे जा रही हैं तो सेस में भी फ़र्क तो पड़ेगा ही, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 1-2 महीने देंगे तो वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। और शायद अभी GST की बैठक भी होनी है, तो उसमें मैं थोड़ा सिगरेट्स को लेके थोड़ा बैकफुट पे रहूँगा। तो वहाँ मुझे लगता है कि मेनली जो लिस्टेड स्पेस में है, सिगरेट्स ही मेन है जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा सा इम्पैक्ट इन कंपनियों पर बनता दिखाई दे सकता है, तो आज थोड़ा सा चौकन्ना रहे। ये ऑफ कोर्स देखिए, सरकार जो सेस के जरिए कॉम्पनसेट करती थी GST के जो भी लॉसेस होते थे स्टेट्स को, सेस के जरिए आता था, और वहां पर निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि थोड़ा सा कलेक्शन कम हुआ है। तो शायद हो सकता है कि आगे सेस बढ़ा दिया जाए तो इन स्टॉक्स पर एक इंपैक्ट आएगा, इन कंपनियों के बिजनेसेस पर एक इंपैक्ट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब खबरों पर आते हैं, और आज देखिए मारुति एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहने वाला है मार्केट के लिए और पूरे ऑटो सेक्टर के लिए, क्योंकि काफी समय बाद, और मेरे ख्याल से 9 महीनों बाद प्रोडक्शन के आंकड़ों में कुछ इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। वरना नीरज, हमने लगातार इस पूरे साल यही सुना है कि ऑटो कंपनियां अपने प्रोडक्शन को काट रही हैं। तो कितना इजाफा आया, क्या डेटा कह रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव खबर है। 9-10 महीने बाद ये प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखा है। 4.3% इनका प्रोडक्शन बढ़ा और 1,35,000 से बढ़ के 1,41,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। और टोटल जो पैसेंजर व्हीकल का उत्पादन है वो 3.7 बढ़ के 1,39,000 हुआ है। हर्षदा, इसमें दिलचस्प है कि वैगन आर, सिलेरियो और बेलिनो जैसी गाड़ियों में 18 से 19% तक की ग्रोथ देखी गई है। इससे ये संकेत मिलता है कि जो मिड सेगमेंट है, मिडिल क्लास वाला, वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वहीं से ये ग्रोथ आ रही है, तो इसीलिए प्रोडक्शन उसी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये मारुति के लिए नहीं, पूरे इंडस्ट्री के लिए एक इंडिकेशन आप मान सकते हैं कि शायद अब पुराना जो ग्लट था इन्वेंट्री का वो खत्म हो गया है और BS6 वाली गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसीलिए लगातार अब ये तेजी बन सकती है। इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती। आप देखिए वैगन आर, CLO, बेलिनो, इन सब के प्रोडक्शन में करीब 18.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बढ़िया खबर है। इसका मतलब लोग जो हैं देखिए वो अब गाड़ियां खरीदने के मोड में वापस आ रहे हैं, और ये बहुत ही राहत की बात मानी जाएगी। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट्स ये भी पढ़ रहा था हर्षदा की, जनवरी से गाड़ियों की कीमतें बढ़ने वाली है। इससे अच्छा बात ये होगी, कहा था पिछले हफ्ते, तो इससे अच्छी बात ये होगी कि बाकी की लोग जो हैं वो फिर कहेंगे कि
यार चलो दिसंबर में ही गाड़ी खरीद लेते हैं, पुराने मॉडल की मिलेगी ज़रूर है, लेकिन देखिए आगे गाड़ियों की दाम बढ़ जाएंगे। और ये जनरली कंपनियां इस तरह की स्कीम्स देखिए लॉन्च करती ही हैं। और इस सबको जो सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं वो कालरा साहब हैं। कालरा साहब बताइए, ये मारुति वाली खबर आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? हेमंत, तो मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है, क्योंकि अक्टूबर में जब आपकी इन्वेंट्री डीलर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया, तो वहाँ पे जब ड्रेन आउट होती है इन्वेंट्री, तो आपकी प्रोडक्शन बहुत जायज़ है कि नवंबर में थोड़ी अप आएगी। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ, नवंबर दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, और वहाँ पे अगर बॉटम फॉर्मेशन हो गया, चाहे वो हमें दिसंबर जनवरी में कंफर्मेशन आए, लेकिन अगर वो फॉर्म हो गया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस आ जाएंगी, क्योंकि आप आगे की ग्रोथ वापसी पे आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अभी भी एक इम्बैलेंस है, वहाँ पे मैं अभी बाय इन करने की सजेशन नहीं दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा एंथुजियास्टिक ना रहें, आप कॉशियस रहेंगे। लेकिन ये बताइए सातपथे साहब, मारुति एक स्टॉक जहां पर हमने देखा है ऊपरी लेवल से काफी हल्का हुआ, कि अब 949 इसका 52 हफ्तों का हाई था, जो पिछले दिसंबर में हमने देखा 2018 के, और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर 7200 के लेवल्स आए, फिर नीचे आया। अब बताइए चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन है? अर्शदा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने देखा था 5500 से जो रैली शुरू हुई थी 7900 तक, इस रैली को ये रिट्रेस कर रहा है। अगर आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखो तो इससे 23% का एक रिट्रेसमेंट, 21.8 टू बी प्रिसाइज, तो एक 21.8% का रिट्रेसमेंट करीबन 6900 के आसपास होता है। फ्यूचर लेवल 6915 के आसपास का इसका क्लोज है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे एक बार के लिए मैं शॉर्ट कवर करूँगा। प्रोबेबली मैं पुल बैक के लिए वेट करूँगा, और प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि आज एक अच्छा पुल बैक का दिन होगा मारुति के लिए, और जिसका टारगेट करीबन 7040 और 7050 एज ए ट्रेडर मैं रखूंगा। सो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि 150 पॉइंट का एक अच्छी रैली, अच्छा पुल बैक मारुति में मिलेगा। सो इट विल बी अ बाय फॉर मी विद स्टॉप लॉस ऑफ 6870, 6870 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 7040, 7050 का टारगेट। ये कितना टाइम लग सकता है? 7040 प्रोबेबली आज होगा ऐसा मुझे। आज क्या? आज चलिए, अच्छा है। अगर आज पुल बैक देना है तो यहाँ तक तो मिनिमम आज देगा सर, आराम से देगा। देखिए समीर कालरा साहब पोजिशनली बात कर रहे हैं स्टॉक के लिए, और हम अब बात कर रहे हैं टेक्निकली। आज तो वैसे भी देखिए बढ़ा नहीं है, आज यहाँ से बाउंस दिखाएगा, तो ध्यान रखिएगा मारुति के शेयर पर नजर होनी चाहिए, और बाकी ऑटो कंपनियों के स्टॉक्स पर भी नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक और सेक्टर है जिस पर नजर होनी चाहिए, और कई सारी पॉजिटिव खबरें उस सेक्टर के लिए निकल कर आई हैं, वो है दरअसल पेपर सेक्टर, जूट सेक्टर और सिंगल यूज प्लास्टिक पर देखिए जो सरकार ने मुहिम उठाई थी उस पर सरकार और तेजी से काम करे। नीरज बताइए क्या खबरें हैं पेपर सेक्टर के लिए पॉजिटिव दिशा में आज के दिन? देखिए, पेपर सेक्टर्स के लिए राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उन्होंने एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया और सिंगल यूज प्लास्टिक की जो मुहिम मोदी जी ने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाया। तो जब इस तरह की खबरें हैं तो संदर्भ में बहुत सारी खबरें और निकल के आई, क्योंकि लास्ट वीक ही एक बड़ा इवेंट हुआ था पेपर इंडस्ट्री का दिल्ली में। तो उस इवेंट के बाद से बहुत सारी जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। पेपर इंडस्ट्री को ये लगता है कि अगले 1-2 सालों के अंदर वो करीब 25% मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को ठीक से सरकार ने बैन किया। साइज 80,000 करोड़ का है तो 20,000 करोड़ इस तरफ आ सकते, जो काफ़ी बड़ा है। दूसरा ये है कि जूट इंडस्ट्री भी लगातार पुश कर रही है, और उनके यहाँ अगर उनकी बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे या तो वहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और सारी बहुत सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि वहाँ पे ऑर्डर बुक बढ़ गई है। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे ज़ारा हो, या इवन बाहर की जो कंपनियां हैं वॉलमार्ट और टारगेट, वो भी भारत में जूट इंडस्ट्री को ऑर्डर कर रही हैं। तो पूरी दुनिया की जो मुहिम चल रही है उसमें पेपर और बॉटल और जूट कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इसीलिए उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये रिपोर्ट निकल के आई, जो आज तमाम जगहों पे आप छपी हुई देखेंगे तो इसका फायदा मिल रहा है। तो आज तमाम सारे जो पेपर स्टॉक्स हैं वो रडार पे रहेंगे और इसमें अच्छी तेजी हो सकती है। तो 80,000 करोड़ का जो मार्केट है सिंगल यूज प्लास्टिक वाला, उसमें से 25% 2025 तक पेपर इंडस्ट्री के हाथ होगा, वो बेसिकली ये कह रहे हैं। तो इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती देखिए सेक्टर के लिए। और सबसे पहले आपको याद होगा, आपका चैनल सीएनबीसी आवाज आपको समझा रहा था जब सबसे पहले सरकार ने ये फैसला लिया कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार बैन करना चाहती है। फिर चर्चा हर्षदा ये हुई कि सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब उसकी डेफिनेशन जल्दी साफ हो जाएगी, और उस डेफिनेशन के साफ होते ही आप देखिए फिर इन शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी, और कंपनियों ने अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करनी पहले ही शुरू कर दी है। जो नीरज बता रहे हैं राजनाथ सिंह वाला एपिसोड आप देखिए, कल आर्मी ने करीब
करीब 17 लोकेशंस पर और एयरफोर्स ने 150 लोकेशंस पर क्लीननेस अभियान चलाना शुरू कर दिया। और एक शब्द मैंने आज नया सीखी है, प्लॉगिंग। तो प्लॉगिंग बढ़िया शब्द लगा मुझे। हाँ। और ये देखिए प्लास्टिक हटेला वाला कैंपेन, अब आपको याद आ रहा होगा, ये सबसे पहले देखिए CNBC आवाज पर आपने देखा था और हम यही कह रहे थे कि सरकार काफी सीरियस है। हर्षदा, जब पिछली बार सरकार टॉयलेट्स पर सीरियस हुई थी तो हम देख रहे थे करीब 10 करोड़ 60 लाख टॉयलेट बनाई था। तो अब आप देखिए सरकार इसके ऊपर बुलिश हो रही है और हर मंत्रालय बुलिश हो रहा है। ये रेलवे सेक्टर ने देखिए ये पूरी कैंपेन लॉन्च करी है। और मैं एयरपोर्ट्स पर जब अभी हाल ही में अमृतसर गया था तो वहां पर दरअसल एक मशीन लग चुकी है जो ये कह रही है कि आप अपनी प्लास्टिक की बोतल जो है इसमें क्रश करिए, सड़कों पर ना डालिए। जी हाँ, और प्लॉगिंग बस बेसिकली ये है कि जब आप जॉगिंग के लिए निकले तो रास्ते में अगर कुछ प्लास्टिक दिखे तो वो भी इकट्ठा करते रहे, इसीलिए उसको कहते हैं प्लास्टिक जॉगिंग। अच्छा हर्षदा, मैं सुबह सुबह आज ये भी बता रही थी कि हर्षदा ने गोवा में काफी घंटों तक पानी नहीं पिया क्योंकि प्लास्टिक के बहुत सारी प्लास्टिक बॉटल में आपको सर्व किया जा रहा था। तो देखिए ये अवेयरनेस है जो सब लोगों में फैल रहा है और हमने इसलिए सोचा इस मामले को उठाया जाए देश हित में भी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के बारे में दरअसल कुछ हमें सोचना चाहिए। तो ये वो सेक्टर है जो यहाँ से भागेगा, दमदार प्रदर्शन दिखाएगा। और देखिए जब आप प्लास्टिक के ऊपर इस्तेमाल के ऊपर रोक लगाएंगे, पॉलिथीन के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगाएंगे तो फिर पेपर ही है ऑल्टरनेटिव उसके लिए। और देखिए कंपनियों ने इसके लिए कमर कस ली है। हमने एक्सक्लूसिव बातचीत करी इस सेक्टर के दिग्गजों से। हमारे संवाददाता दिल्ली में आलोक प्रियदर्शी ने बात करी 3 कंपनी के दिग्गजों से। सुनिए उन्होंने क्या कहा, किस तरह से क्षमता विस्तार पर वो काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक एक्सपेंशन प्लान चल रहा है करीब 2,500 करोड़ रुपए का, जो पैकेजिंग बोर्ड में ही है, जो बोर्ड बनाएगा जो इको फ्रेंडली होगा। और हम ऑलरेडी बोर्ड में हैं, हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये इकाई हमारी गुजरात में आएगी और इस पे पूरा काम चल रहा है। तो ये ऑलरेडी हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हमने अपनी कैपेसिटी और भी बढ़ाई है। See, these are all from the packaging sector. Already, I think a lot of investments are taking place in the packaging sector, in both craft papers as well as in packaging boards. And already investments are taking place, and I am sure, I think we will be able to meet it in the probably in the next couple of months, in the couple of years. Okay. Because capex takes some time, and therefore it may take a couple of years for us to meet fully the substitution of plastics. अभी हम लोग 3 लाख टन 3,20,000 टन के आसपास लास्ट ईयर प्रोडक्शन किया था हमने, 3 लाख टन के आसपास। तो इस साल में 3,50,000 टन के आसपास हो जाएगा और इसको फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं, 15-20% एवरी ईयर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपने देखा शेषशाही पेपर ने कहा कि वो अपनी क्षमता विस्तार कर रहे हैं। जेके पेपर ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की थीम को देखिए वो भुनाना चाहते हैं, वो अपनी क्षमता विस्तार कर रहे हैं। इमामी ने भी बिल्कुल आपको यही बताया कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है और सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको इसकी जानकारी दी थी। और क्या रैली देखने को मिली थी 2 अक्टूबर के बयान से पहले, जो दरअसल मोदी जी ने बयान दिया था। और आप याद करिए इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में भी दरअसल मोदी जी ने कहा था कि वो 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस थीम को कालरा साहब, इस पर बुलिश हैं आप? हेमंत, ये मेरे ख्याल से अगले 2 साल के लिए प्योर इन्वेस्टमेंट थीम है और इसमें अगर आप 2-3 साल SIP करें तो मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी पैसा बनेगा। क्योंकि जैसे आपने कुछ मैनेजमेंट को सुना कि केपेक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है और वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 12 से 18 महीने लगते हैं पेपर इंडस्ट्री में। तो वो सबके ऑन ग्राउंड कैपेसिटी एक्सपेंशंस हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे शेषशाही और जेके पेपर यहाँ पे दोनों बेहतर रखते हैं। और जेके पेपर में ऑलरेडी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी कम है और कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है उनकी। तो मुझे लगता है एक एज मिलता है जेके पेपर को और वहाँ पे डीलेवरेजिंग का भी बहुत बड़ा एक प्ले हो सकता है अगले 2 से 3 साल में। और जब आप बात कर रहे थे तो आशीष कह रहे थे कि आजकल कैपेसिटी बढ़ाने में देखिए बिल्कुल समय नहीं लगता। NCLT में जेके पेपर ने सबसे पहले दरअसल सिरपुर को खरीदा और इस समय 100% कैपेसिटी पर ये चल रहे हैं प्लांट्स। तो यहीं पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और इनफैक्ट हेमंत, आप देखिए जिस इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी डिमांड है वहां पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, तुरंत बैंक पूरी कर देते हैं। तो ये एक सेक्टर है जहां पर पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। और इन स्टॉक्स पर आज के दिन तो नजरें होनी चाहिए। आप साफ तौर से ये समझ ले कि पेपर स्टॉक्स और जूट स्टॉक्स फिर से सेक्टर ऑफ द डे रहेंगे। 2020 की टीम आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही
देखिए हमारे दोनों ही कैप्टन नीरज और हेमंत इसी थीम पर फोकस कर रहे थे। नीरज की टीम में आपको शेवियट, लुडलो जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, रुचिरा पेपर है, बोरियन पेपर है, तो कई सारी कंपनियां, कई अपॉर्चुनिटीज है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। इमामी पेपर, हुतामाकी भी है, और साथ ही हेमंत की टीम में देखिए स्टार पेपर और मालू पेपर। और फ्राइडे को आपको याद होगा हम बात कर रहे थे कि इन स्टॉक्स में एक और बढ़िया चीज है कि इन सबके जो सर्किट फिल्टर्स है वो रिवाइज हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खुलते ही यहाँ पर सर्किट लगते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी बढ़िया ट्रेड करने की। बिल्कुल। और देखिए जो नीरज आप कह रहे हैं कि उनकी टीम में उनको उन्होंने इस जूट वाले थीम को डाला है। हर्षदा आप देखिए पिछली कैबिनेट की बैठक में अब मैंडेटरी किया जा रहा है जूट की पैकेजिंग को, तो देखिए इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती। सरकार जो है वो चौतरफा काम कर रही है, हर चीज पेपर से नहीं हो सकती, तो कुछ जूट में देखिए शिफ्ट हो रहे हैं। और मैंडेटरी कई चीजों पर जब की जाएगी देखिए पैकेजिंग, और खास तौर पर अनाज जो दरअसल जूट में ही रखा जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा सेक्टर ग्रो होगा। और सबसे बड़ी बात हर्षदा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो सरकार के सामने एक वो भी मुद्दा है, उसका सॉल्यूशन भी इस काम से हो सकता है। पर्यावरण तो साफ होगा ही, जो हमारे लिए भी जरूरी है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी जरूरी है। जब आप ड्राइविंग करने जाती हैं तो आपके लिए भी जरूरी है। जी हाँ, डेफिनेटली जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेपर और ऑफ कोर्स रीयूजेबल पेपर पर ध्यान दें, जूट और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पर ध्यान दें, और प्लास्टिक से दूर रहें। आज पेपर के स्टॉक्स में तेजी बनने की पूरे आसार है। बताइए आपको टेक्निकली क्या पसंद है, कहां पर आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है तेजी की? ऑप्शंस ढेरों हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सच में कहता हूँ कि यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करना मैं सोच रहा था। एक तो स्टार की बात की थी तो वो आउट परफॉर्मर है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नया सोचना है तो जेके पेपर देखना, क्योंकि जेके पेपर में हम लोग इसको एक फॉर्मेशन कहते हैं कि जो फॉर्मेशन ये है कि एक साइडवेज फॉर्मेशन था, 115 का सपोर्ट और सामने 128 130 का इसका पहला पड़ाव है। लेकिन आप इसको अगर थोड़ा वीकली चार्ट पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो मेरे हिसाब से 135 टू 138 ये इसकी ट्रेजेक्टरी होगी अगर आप इस लेवल पे यानी 121 के आसपास बाय करते हो। सो फॉर मी जेके पेपर विल बी माय टॉप बेट, जहां पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 117 का, और टारगेट जैसे मैंने कहा 128 131 देन 135 136। मजे की बात जेके चला भी नहीं है। आप देखिए जेके दिन के निचले स्तर पर जाकर शुक्रवार को बंद हुआ है। स्टार और मालू ये स्टॉक 2020 में हमने पिछले हफ्ते आपको शुक्रवार को सुझाए थे और आपसे ये कहा था कि सर्किट फिल्टर 5% से बढ़ाकर, क्योंकि 10% हो गया, ये जेल से छूटेंगे स्टॉक्स तो भागेंगे, तो देखिए इसीलिए यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड देखना है, आप अगर स्टार और मालू के साथ ना जाना चाहें तो जेके पेपर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया नजर आ रहा है। लेकिन और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं, नीरज से समझ लेते हैं। और देखिए आशीष भी बिल्कुल माइक अप होके तैयार हो रहे हैं। आशीष आज आपको बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर है। नीरज लेकिन बताइए टॉप 5 खबरें कौन सी हैं आज? देखिए पेंट, ओएमसी, प्लास्टिक और एविएशन पर नजर रखिएगा, चूंकि क्रूड के दाम थोड़े से बढ़े हैं। एनबीसीसी में 621 करोड़ का एक ऑर्डर इनको मिला है दिल्ली में, तो वो एक पॉजिटिव खबर इनके लिए है। चीनी शेयरों के लिए सेक्टर एज होल अच्छी खबर ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो करंट केन सीजन है इसके लिए दाम नहीं बढ़ाए, 315 पे एसएपी उन्होंने फिक्स रखा है, तो ये कंपनियों के लिए एक बेटर खबर यहाँ पे है। इन्फोएज में भी नजर रखिएगा, जोमेटो नेक्स्ट ईयर तक प्रॉफिट में आने की तैयारी है। पिछले 6 महीने में उनका रेवेन्यू 6 गुना बढ़ा है और उन्होंने जो कैश बर्न करने वाला आइडिया था उसको घटाया है, 70% तक उनका ये कम हो गया है, तो ये पॉजिटिव हो सकती है। और डिश टीवी डिफ़ॉल्ट की रेटिंग केयर ने इनको दी है। और इसके साथ ही 2 और खबरें हैं। महाराष्ट्र सीमलेस 500 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला है ओएनजीसी की तरफ से, और केनार कंस्ट्रक्शन को 165 करोड़ का ऑर्डर मिला है हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस बनाने के लिए। ओके, तो ये तभी सभी स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे आज के सत्र में। लेकिन आशीष को भी जोड़ लेते हैं, और आशीष आज आपको बता रहे हैं कि आज पहले वो बताएंगे कि स्टॉक्स न्यूज से बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या है, और फिर बाद में स्टॉक्स न्यूज लेकर आएंगे। आशीष, जैकपॉट की भी तैयारी है? हाँ, आज है। अच्छा, चलिए कौन से सेक्टर से? जो बहती गंगा में ना, अच्छा, जो मूड माहौल ओवर द वीकेंड बना है, राजनाथ जी ने करा, तो उसी से एक प्रेफर्ड बेट होगा। बढ़िया। अच्छा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन 5 इंटरेस्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स थी, तो हाईलाइट कर देता हूं क्विकली आपके लिए। आइनॉक्स लेजर सीएलएसए की बाय रेटिंग है। ध्यान रखें, फ्राइडे को इन्होंने एनालिस्ट के साथ मुलाकात करी थी टॉप मैनेजमेंट ने। इन्होंने 450 का टारगेट दिया है और मौजूदा भाव से यानी कि 23% का अपसाइड। ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ पे कंपनी फोकस कर रही है, जो फुटफॉल आ रहे हैं उसके मोनेटाइजेशन पे फोकस हो रहा है, और कंपनी बहुत कॉशियस है इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर। अच्छा है इस कंपनी के लिए, आज से इसको रडार पर रखिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज और इसमें मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग है, 875 का टारगेट। ये स्टॉक फ्राइडे को 765 पे बंद हुआ था, यानी कि 110 रुपए।
14-15% का इस दिग्गज स्टॉक में अपसाइड नजर आता है। उन्होंने कहा स्टैंडअलोन कारोबार में दिक्कतें हैं, चैलेंजिंग कंडीशंस हैं और शायद वहां पे 10 से 12% का अर्निंग का डाउनसाइड रिस्क भी है, तो फिर खरीदारी करने की बात क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है जो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है वो नैरो डाउन होता हुआ नजर आएगा और उसका बहुत फायदा ग्रासिम इंडस्ट्रीज को मिलेगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स में सिटी की बाय कॉल 1655 का टारगेट, यानी कि प्रीवियस क्लोज से 80-85 रुपए का और अपसाइड नजर आता है। इनका कहना है कि बहुत अट्रैक्टिव है इंडियन फूड सर्विसेज का मार्केट और जिसमें यह कंपनी बहुत वेल प्लेस्ड है। पिछले 2 सालों में जो उन्होंने स्ट्रैटेजिक बदलाव करे थे उसका इंपैक्ट पॉजिटिव होगा और इनफैक्ट उनका कहना है स्लो डाउन की कंसर्न्स के बावजूद वैल्यूएशंस इस समय काफी अट्रैक्टिव है, रीजनेबल है, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल। भारतीय एयरटेल पे मॉर्गन स्टैनली की कॉल ओवरवेट की 530 का टारगेट, यानी कि 20% का अपसाइड और उनका कहना है जो रीसेंट टैरिफ हाइक्स हैं बिल्कुल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। FY21 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे आरपू में अच्छा खासा इजाफा जो बहुत फायदेमंद होगा इस कंपनी के लिहाज से। और फाइनली एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज की रिपोर्ट स्पाइस जेट पे ईडलवाइस की, वो कह रहे हैं बहुत स्वीट स्पॉट पे है ये कंपनी। जिस तरह से इंडिगो ने अपनी कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स बताए हैं, गाइडेंस कट करी है, उसका भरपूर फायदा स्पाइस जेट को देखने को मिलेगा क्योंकि ये अपनी 737 मैक्स के एडिशंस अप्रैल से रिज्यूम कर रहे हैं, तो ये मार्केट कैप्चर करेंगे और इस समय इनका एविएशन में सबसे प्रेफर्ड बेट जो है वो स्पाइस जेट होगा। इंडिगो इनके लिए एक होल्ड कॉल बन गया है। ओके, तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई, लेकिन मेरी नजर आइनॉक्स पर गई और आइनॉक्स के पर्सपेक्टिव से हेमंत, में एक चीज आज रिपोर्ट ये भी पढ़ रही थी कि bookmyshow.com जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल होता है यहाँ पर टिकट बुकिंग बिजनेस में, वो भी अपने रेवेन्यूज को करीब 52% बढ़ा चुका है और इनके लॉसेस धीरे धीरे करके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक रिफ्लेक्शन है कि आइनॉक्स लीजर और पीवीआर का बिजनेस किस पैमाने पर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो साफ इंडिकेशन दे रही है कि आइनॉक्स एट दिस पॉइंट इन टाइम अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देगा, करीब 23% की अपसाइड की यहाँ पर गुंजाइश है। और मैंने तो दोनों मूवीज जो वीकेंड पे देखी हैं वो आइनॉक्स के इंसिग्निया में ही देखी हैं, तो अच्छा ये चैनल चेक है वैसे। हाँ। लेकिन आप देखिए बॉम्बे हाउस क्या बढ़िया मूवी आई और ये ताज अटैक्स के ऊपर हाल ही में थी हुए जो अटैक्स पे उस पे बनी है और पति पत्नी और वो जैसा कि मैंने वादा किया था सर वो भी मैंने देख ली है। तो 2 मूवीज तो देखिए मेरा भी कंट्रीब्यूशन है और आइनॉक्स में ही है। आइनॉक्स पे CLSA की रिपोर्ट है, तो आइनॉक्स के लिए सर कुछ टारगेट बताइए। और आपने मूवी देखी नहीं देखी ये भी बताइए। हाँ, मैंने पानीपत देखी। पानीपत देखी और अच्छी लगी? अच्छी लगी, थोड़ी सी नहीं एकदम अच्छी लगी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अच्छी लगी। हिस्ट्री लवर्स एक को बार पसंद आई? हिस्ट्री लवर्स के लिए अच्छी, एक बार तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। अब मैं 2 से ज्यादा क्या देखता सर? अच्छा हर्षदा काम कर रही थी, हर्षदा ने तो हर्षदा ये तीनों देखेंगी। मैंने एक मूवी देखी, मैंने नाइव्स आउट देखी जो पिछले हफ्ते नहीं देखी थी, लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग मर्डर मिस्ट्री है। अरे वाह। तो वो भी, और मैंने पीवीआर में देखी। बट आप देखिए किस तरह का फुटफॉल है हेमंत उस पूरे मॉल में। जब मूवी देखकर आप निकले और इतनी सारी भीड़, आप सोचते हैं कि मॉल में, फिर आपको रियलाइज होता है कि वो मॉल वाली भीड़ नहीं, वो थिएटर वाली भीड़ है। सही बात है आपकी। कालरा साहब आप तो गुड़गांव में है ना अब तो आज, तो क्या देखा आपने? मूवी वगैरह देखी नहीं देखी वीकेंड पे? नहीं हेमंत, वीकेंड पे नहीं देखी, लेकिन नेक्स्ट वीकेंड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीकेंड देखेंगे। पालविया साहब मुस्कुरा रहे हैं। पालविया साहब ने लग रहा है मूवी देख ली है कुछ। पालविया साहब? नहीं हेमंत जी, ये वीक नहीं देखी, अगले वीक भी सस्टेन्ड सेल रहना, कलेक्शन रहना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन किया आपने। इस वीक में कलेक्शन बढ़ाया, अगले वीक हम बढ़ाएंगे। चलिए अगले वीक आपका मेरे ख्याल में क्या दबंग आ रही है, मुझे लग रहा है। दबंग तो थोड़ा अभी समय और इंतजार करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में 20 के आसपास थी शायद वो। लेकिन हाँ, तो ये बात तो पक्की है, साल के अंत में देखिए ये बहुत सारी अच्छी मूवीज आना शुरू हो जाती हैं क्रिसमस के आसपास, न्यू ईयर के आसपास। तो दबंग 3 का इंतजार तो हाँ, तो मैंने तो वो थोड़ा याद रहता है, प्रोमो वगैरह देखा था। लेकिन सर बताइए, पसंद है आपको आइनॉक्स या पीवीआर या कोई और मल्टीप्लेक्स स्टॉक? देखिए आइनॉक्स लीजर की इन पर्टिकुलर बात करें तो मुझे लगता है 360 का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बेस है। पिछले कम से कम 25 ट्रेडिंग सेशन से इस बेस को इसने वायोलेट नहीं किया है। परसों भी टूटा लेकिन 364 पे ही क्लोज हुआ। तो मेरे हिसाब से इस रेंज में मैं डेफिनेटली एक बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 350। अपसाइड में टारगेट रहेगा 385 टू 390 का। पालविया साहब, पीवीआर में कोई ट्रेड है क्या वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए?
देखिए, अगर आइनॉक्स पीवीआर को कंपेयर करें तो आइनॉक्स काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है, बट पीवीआर में थोड़ा सा एक सप्लाई प्रेशर जरूर देखने को मिला लास्ट सेशन में। स्टॉक एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका इमीडिएट लेवल जो है 1750 उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो आज के सेशन में अगर ये 1750 का लेवल होल्ड करता है तो एक पुलबैक का ट्रेड जरूर किया जा सकता है। 1780 1790 तक वापस मुझे लगता है ये स्टॉक में एक पुलबैक आना चाहिए। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 1800 के ऊपर, 1800 के ऊपर एक बार ये स्टॉक क्रॉस करता है तो फिर ये स्टॉक में वापस से मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि स्टॉक को 1850 के जोन में भी लेके जा सकता है। तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज के लेवल 1750 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो होल्ड करता है तो एक बार छोटे स्टॉप लॉस से जरूर एक पुलबैक के लिए बाय किया जा सकता है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी पीवीआर में भी है, लेकिन अगर आपने बढ़िया तेजी कमानी है तो आइनॉक्स पर ध्यान दें, क्योंकि वहां पर आपको याद होगा पिछले फ्राइडे के सत्र में ही हम बात कर रहे थे कि वहां पर ज्यादा ट्रैक्शन और अच्छी खासी तेजी बनने के चांसेस है। तो 385 390 के लेवल्स के लिए आप आइनॉक्स में पोजीशन लेकर चले। अच्छा, आज कुछ और स्टॉक्स है जिस पर आप फोकस रखेंगे। इसमें डीमार्ट का नाम आ रहा है, इन्फो एज का नाम आ रहा है, सब पर बात होगी, लेकिन डायरेक्टर साहब कह रहे हैं वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और फटाफट लौटते हैं। सभी स्टॉक्स पर आगे आपके लिए राय भी लेकर आएंगे, आप बने रहिए।